हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपने होली त्यौहार अच्छे से मनाया होगा। तो चलिए आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, PQRS, जिसको लोग सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं और पैराजम्बल्ड के नाम से भी जाना जाता है। बैंक PO में आता है, ये SSC CGL में आता है और बाकी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आता है। और जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि काफ़ी परेशान करता है ये स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ कि ये चैनल बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा लाभकारी है जो हिंदी मीडियम से हैं, ये ठीक है, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश मीडियम है, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि सर बहुत धीमे चल रहे हैं और बहुत ही स्लो पेस में ये PQRS या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहे हैं। इतना टाइम थोड़ी ना लिया जाता है, इतना टाइम अगर मिलेगा तो एक क्लास 6 का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानबूझ के धीरे चल रहा हूँ। यहाँ मेरा पर्पज़ आपको सिखाना है, ना कि ये शो करना कि मैं कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सहज भाव से हम लोग सीखेंगे और कोई भी काम अगर आप उसको बार बार करते हैं तो टाइम अपने आप उस काम में कम लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर ली होती है कि ऑफ कोर्स उसमें आपको टाइम कम लगने लगता है। तो टाइम की चिंता ना करते हुए इस समय हम एक्यूरेसी की चिंता करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे हमारा एक्यूरेट हो टाइम। अगर हमने 40, 50, 60 PQRS कर लिए तो अपने आप हमारा टाइम उसमें सही हो जाएगा। तो और ज़्यादा डिले ना करते हुए चलिए हम अपना आज PQRS का लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा PQRS। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि PQRS होता क्या है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि PQRS जो है वो एक सेंटेंस अरेंजमेंट या सेंटेंस रीऑर्डरिंग क्वेश्चंस होते हैं। जो कि सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जिनको सेंटेंस को आप प्रॉपर वे में अरेंज करें, मतलब सेंटेंस वो प्रॉपर वे में अरेंज ना हो या सेंटेंस प्रॉपर वे में ऑर्डर ना हो। ठीक है, तो सेंटेंसेस को रीऑर्डरिंग करना, सेंटेंसेस का रीअरेंजमेंट करना प्रॉपर वे में, ये होता है पैराजम्बल्ड क्वेश्चन या जिसको हम PQRS क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहता है कि जो सेंटेंसेस है वो कोहेरेंट फॉर्म में या सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंस जो है वो सही तरीके से चेक कैंडिडेट कर पा रहा है कि नहीं। सीक्वेंसिंग मतलब कि सेंटेंस का जो क्रम है, यानी कि क्रमानुसार, इसको हम बोलते हैं ना, क्रमानुसार सेंटेंसेस को वो कैंडिडेट बना पा रहा है कि नहीं, अगर 4-5 सेंटेंसेस दिए हैं। इसी तरीके से सेंटेंस कोहेरेंट है कि नहीं। कोहेरेंट मतलब एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से समायोजित हो रहे हैं सेंटेंस की नहीं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस का रीअरेंजमेंट है या सेंटेंस का जो रीऑर्डरिंग है, इसको हम बोलते हैं PQRS या पैराजम्बल्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर अब क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी सही रहती है अगर हम पैराजम्बल्ड क्वेश्चंस को या PQRS क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या सही रहेगी। ठीक है, क्या तकनीक हमें या क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए PQRS क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे हम सबसे पहले अब बात करते हैं अपनी रणनीति के ऊपर कि हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए या हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें सेंटेंस को, जितने भी सेंटेंस दिए हैं 1, 2, 3, 4, सपोज एक दिया है P, दूसरा दिया है Q, तीसरा दिया है R और चौथा दिया है S, तो हमें सारे सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। उसके बाद जब हमने सेंटेंस पढ़ लिए तो हमें उसका कंटेक्स्ट समझना है। कंटेक्स्ट का मतलब हमें उसका संदर्भ समझना है। मतलब ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो 4 सेंटेंसेस दिए हैं, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमने सेंटेंस पढ़ लिए तो हमें ये देखना है कि क्या कनेक्टिंग आइडिया है या क्या कनेक्टिंग फ्रेज यूज हो रहा है। उसके बाद जब हमने ये सेंटेंस को हमने केयरफुली पढ़ लिया, सेकेंड बात आती है हमारी कि हम आइडेंटिफाई करें टॉपिक
या आइडेंटिफाई करें मेन आइडिया कि सेंटेंस जो है इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमको मेन आइडिया समझा रहा है या मेन आइडिया के बारे में बता रहा है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंसेस जब हमने एक बार 4 PQRS जितने भी दिए हैं सब उनको पढ़ लिया, फिर अगली बार हम क्या करेंगे, सेंटेंस का मेन आइडिया खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो जब हमें मेन आइडिया समझ में आ गया तो जनरली 99% क्या होता है कि जो सेंटेंस, उन चारों सेंटेंस में से जो सेंटेंस मेन आइडिया बता रहा होता है वही सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस होता है। ठीक है, यानी जो हमें पैराग्राफ का मुख्य विचार दे रहा है या हमें मेन विषय का परिचय दे रहा है वही हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है। ठीक, चलिए उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या कोई कनेक्टिंग वर्ड है। जैसे क्या हमारे पास कहीं बिकॉज आ रहा है, क्योंकि, या मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, हाउ एवर, यद्यपि। तो अगर हमें ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, सपोज कोई सेंटेंस शुरू हुआ हाउ एवर से, तो हमें ये 100% मालूम है कि वो सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। कोई बात कही जाती है और उसके बाद उसका थोड़ा अपोजिट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाउ एवर, यद्यपि। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लखनऊ इज अ बिग सिटी, लखनऊ एक बड़ा शहर है। हाउ एवर मतलब यद्यपि यहाँ ट्रैफिक बहुत है। ठीक, इसी तरीके से हम इन सेंटेंसेस के थ्रू क्या जानने की कोशिश करते हैं, एक लॉजिकल फ्लो, सेंटेंस के बीच का जो लॉजिकल फ्लो है, यानी कि सेंटेंस कैसे लॉजिकली बह रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, अगला है हम उसका क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझने की कोशिश करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि सेंटेंस जो है वो इस सेंटेंस के बाद क्या नेक्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस में कुछ इवेंट्स बताई हुई हों, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूं, एक नई गाड़ी खरीदी, अपने परिवार को लेके घूमने गया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी के लिए मैकेनिक को फोन किया। तो क्या है ये, अगर ये सेंटेंस यहाँ दिया हो, ये सेंटेंस यहाँ दिया हो, तो हमें मालूम है कि अगर गाड़ी खराब हुई तो उसके पहले गाड़ी खरीदी गई होगी, गाड़ी खराब हुई उसके पहले गाड़ी से कहीं गए होंगे। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हमें एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़ती है, हमें उसका एक इसको हम बोलते हैं कि क्रम समझना पड़ता है कि क्या लॉजिकली पहले क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, फोर्थ क्या आएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके सपोर्टिंग डिटेल्स को पहचानेंगे। सपोर्टिंग डिटेल कैसे पहचानते हैं, जब आपने एक बार उसका मेन आइडिया या उसका सेंटेंस का टॉपिक समझ लिया, जब आपने एक बार उसका मेन आइडिया समझ लिया तो हम ये समझते हैं कि उसके सपोर्टिंग डिटेल क्या है, उसको ऐसे और कौन कौन से सेंटेंस हैं जो उस मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है एलिमिनेट इररेलेवेंट ऑप्शंस, यानी कि जो भी ऐसे विकल्प हैं जो कि अप्रासंगिक हैं, जिनका उनसे मेन आइडिया से संबंध नहीं है या उस सेंटेंसेस से संबंध नहीं है, उसको हम हटा देते हैं। अच्छा, अगला क्रिएट अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो ये जो सारी रणनीति है इसको आप एक बार देख लीजिए, हम लोग आगे चल के एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हम लोग जो एसएससी सीजीएल में रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको धीरे धीरे करके एक एक करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद है क्रिएट अ लॉजिकल सीक्वेंस। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लॉजिकल सीक्वेंस देखना है। लॉजिकल सीक्वेंस कैसे देखेंगे, हम दो सेंटेंसेस के बीच में संबंध देखेंगे कि क्या इनके बीच में एक कोई रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन है, ये इससे संबंधित है, ये इसके बाद आना चाहिए, तो उसका मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है, हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। तो जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर आपको एक बार दोबारा वेरीफाई करना है कि जो हम सेंटेंस जो सीक्वेंस हमने सोचा है वो क्या सीक्वेंस सही है। सपोज आपने सोचा है BDAC, बट हो सकता है वो BDAC ऑप्शन में ही ना हो, तो हमको क्या करना है कि दोबारा एक बार जब हमने सोच लिया, दोबारा हमें उन सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद उनमें से आंसर को वेरीफाई करना है। ठीक है,
चलिए, तो ये है हमारा रणनीति, या जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजी, कैसे हमें काम करना है। और जो सबसे सही रणनीति है वो अब है, वो क्या कहती है, सबसे सही, सबसे जो मेन रणनीति है वो ये कहती है कि प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, कितनी भी रणनीति आप बना लें, लेकिन जब तक आप PQRS के क्वेश्चन को, पैरा जंबल्ड के क्वेश्चंस को जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको उस सेंटेंसेस को बनाने में दिक्कत आएगी। नंबर 1। नंबर 2, सेंटेंसेस आप अपने आप ये PQRS क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे अगर आपकी इंग्लिश की रीडिंग अच्छी होगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश की रीडिंग करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बनाने में आता है, आपको क्लोज टेस्ट बनाने में आता है, आपको PQRS बनाने में आता है, और साथ साथ में आपकी वोकेबलरी भी मजबूत होती है। ठीक है, तो आप खुद आप इस बात को देख रहे हैं कि यदि आप रीडिंग अपनी अच्छी कर लेते हैं, तो अब रीडिंग करते समय फ़ायदा क्या होता है? रीडिंग करते समय देखिए फ़ायदा ये होता है कि जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो आपको लॉजिकल सीक्वेंस खुद ही मालूम पड़ने लगता है। यानी जैसे आपने कहीं PQRS के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी है, तो आप जैसे ही उनको सीक्वेंस को पढ़ेंगे, तुरंत आपका माइंड कहेगा ये यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए और ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है ना? तो पैरा जंबल या PQRS के क्वेश्चंस में महारत हासिल करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है? अभ्यास महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रेटजी, रणनीति अपनी जगह ठीक है, वो सब आप खुद बनाने लगेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास। यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए आइए अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे SSC CGL के क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब हम उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया है। क्लियर? चलिए, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस दिए हुए हैं और इन सेंटेंसेस को आपको प्रॉपर वे में अरेंज करना है। ठीक है, चलिए अब जैसे हमने ये एक बार क्या किया, चारों सेंटेंस पढ़ लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये चारों से, तो आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन में आपको पॉज करना है ये वीडियो और अपनी बार एक बार आपको ये सेंटेंस चारों रीड करने हैं और खुद बना के देखना है कि ये देखिए मैं कैसे मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मुझसे नहीं बन रहा है तो देखिए सर से बन रहा है कि नहीं, अगर सर से बन रहा है तो मैं गैप क्या है, ऐसा क्या सर कर रहे हैं जो मुझसे नहीं बन रहा है। इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आपसे भी ये क्वेश्चंस बनने लगेंगे। उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो हम सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इन चारों सेंटेंसेस में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमारे मेन आइडिया की बात कर रहा है, यानी कि हमारे पूरे के पूरे इस सेंटेंसेस का जो टोन है या जो सीन है उसको सेट कर रहा है। तो अगर हम देखें, यहाँ लिखा है ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी जो पृथ्वी का गर्म होना है, वो सबसे बड़ी आज की डेट में थ्रेट है। थ्रेट मतलब भय है, किसके लिए? अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए। तो यानी कि बाकी अगर आप देखें, देयर आर मैनी, द टर्म इंक्रीज्ड, तो इनमें से ये चीज डी सेंटेंस ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो कि किसी और सेंटेंस, इसके पहले वाले किसी सेंटेंस से कोई लिंक नहीं लग रहा है इसका। ये लग रहा है कि हाँ यहीं से शुरुआत हुई है, यही एक मेन आइडिया दे रहा है। तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आप अगर बी ऑप्शन देखें, द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अननेचुरल राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। तो कौन सा टर्म? द टर्म। कौन सा टर्म? ये वाला टर्म, ग्लोबल वार्मिंग। तो द टर्म, ये जो टर्म है, ये डिस्क्राइब कर रहा है किस को? अननेचुरल राइज, अप्राकृतिक जो बढ़ावट हो रही है अर्थ के, पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में, ये टर्म ग्लोबल वार्मिंग इसको बताता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग से शुरुआत हुई और द टर्म इस ग्लोबल वार्मिंग को बता रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि उसके बाद ये सेकंड है। ठीक है, अब अगला हमें ये समझ आ गया डी के बाद बी है। तो अगर आप जल्दी से यहाँ देख लें, डी के बाद बी किस में है? डी के बाद बी इसमें है, बट फिर भी हम अभी सही नहीं कर देंगे। हमें
चारों का सीक्वेंस मिलाना पड़ेगा, ठीक है। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर इस सेंटेंस में इसमें लिखा है प्राइमरी ड्राइवर और यहाँ लिखा है सेकेंडरी रीजन, तो प्राइमरी के मतलब पहले बात करेंगे, सेकेंडरी की बाद में बात करेंगे। तो इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी का गर्म होना है, उसका प्रमुख कारण है। प्राइमरी ड्राइवर मतलब प्रमुख कारण है। उसके बाद तो ये हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड। उसके बाद क्या है, देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजंस। तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी मतलब इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे रीजंस हैं ग्लोबल वार्मिंग के। वेल अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो हमारा बढ़ रहा है, बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं। तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि पहला वाला यहाँ मेन आइडिया बता रहा है, फिर ये द टर्म बता रहा है ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा टर्म, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सेकंड हो गया। प्राइमरी की बात पहले हो रही है तो ये थर्ड हो गया, और सेकेंडरी की बात ऑफ कोर्स बाद में होगी तो ये हमारा फोर्थ हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, फर्स्ट दैट इज डी, बी सेकेंड, सी थर्ड और ए फोर्थ, ठीक है। तो डी बी सी ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली सीजीएल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस अवेयरनेस हैज मोटिवेटेड दीज डेज। तो दिस अवेयरनेस मतलब किसी अवेयरनेस की बात हो रही होगी तो ये तो शुरू में आ ही नहीं सकता। दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ द, ये ठीक लग रहा है। इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज के अतिरिक्त इट इज एडवाइजेबल बट, तो हमें यहाँ ये समझ में आ गया अगर आप इसको पॉज करके पढ़ें इस चारों सेंटेंसेस को, और मतलब कि जो शुरुआत हो रही है यानी जो मेन आइडिया की बात हो रही है इन चारों PQRS में, वो शुरुआत हो रही है कहाँ से, दीज डेज, इन दिनों। पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, इन दिनों जो लोग हैं वो अपनी स्वास्थ्य के प्रति मोर अवेयर है, मतलब ज्यादा जागरूक है। अवेयर मतलब जागरूक। अब जैसे ही जागरूकता की बात हुई, आप इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, दिस अवेयरनेस, यानी यहां हमने जागरूकता की बात करी और फिर इसने दिस अवेयरनेस की, किस अवेयरनेस की बात, किससे लिंक कर दिया, इसके साथ। इसका मतलब इसके बाद डेफिनेटली हमारा बी के बाद ए आएगा। दिस अवेयरनेस मतलब ये जागरूकता हैज मोटिवेटेड एवरीवन टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो ये जो हेल्थ के प्रति जागरूकता है, इसने सभी लोगों को उत्साहित किया है कि हर व्यक्ति किसके लिए जाए, फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम के लिए जाए। तो ये हमारा पहला हो गया फर्स्ट, क्योंकि अवेयरनेस जागरूकता की बात कर रहा है और ये उससे लिंक कर रहा है, दिस अवेयरनेस सेकंड, ठीक है। अब यहां बात देखिए फिजिकल एक्सरसाइज की, शारीरिक व्यायाम की। अब देखिए आप सी में देखिए क्या करें, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज। अब इसने किससे लिंक कर दिया, इस फिजिकल, यानी यहां हमने फिजिकल एक्सरसाइज की बात करी और इसने क्या कह दिया, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइजेस, मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस के अतिरिक्त सम प्रिफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स टू। कुछ लोग जो हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं उनको भी लेते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस के अतिरिक्त। यानी फिजिकल एक्सरसाइज हमने यहाँ बताया और ये फिजिकल एक्सरसाइज के अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये इससे लिंक्ड है और ये हमारा थर्ड ऑप्शन आ गया। इट इज एडवाइजेबल, ये इसकी सलाह दी जाती है, बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर और अ डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग हेल्थ सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये सलाह दे रहे हैं कि एक हेल्थ सप्लीमेंट जैसे होता है, कुछ लोग खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन सप्लीमेंट होता है, जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर उसको खाना है, आपको उसको लेना है, तो आपको किसी अपने ट्रेनर या डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज की बात हुई, फिर यहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट की बात हुई। अब यहाँ पे क्या करें, हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में और डिटेल से बता दें कि क्या करना चाहिए, अपने ट्रेनर या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस आ गया 4। तो सबसे पहले बात हुई अवेयर की, फिर दिस अवेयरनेस, इस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो 2, फिर फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं इन एडिशन टू, फिजिकल एक्सरसाइजेस के अतिरिक्त यानी सेकंड से लिंक है, और हेल्थ सप्लीमेंट की बात उठाई। अब यहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में और डिटेल से बता रहे हैं, तो ये हो गया 4। तो यानी कि हमारा क्या हुआ, बी ए सी डी। बी ए सी डी कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो बी ए सी डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए कितने आराम से हम लोग इसको समझ के बना रहे हैं
और हम लोग एक लॉजिकल फ्लो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेन आइडिया क्या होना चाहिए, फिर हम देख रहे हैं कि उसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर आप फिर इसको पॉज करें और थोड़ा इसको रोक के इसको चारों सेंटेंस को पढ़ें और आपको समझ में आएगा कि कहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अगर आपने मेन आइडिया पकड़ लिया तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मालूम ये पड़ जाता है अच्छा सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से इसको हम पकड़ने की कोशिश करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये किसी ब्लाइंड मैन की बात हो रही है। तो अगर हमने बी वाला सेंटेंस देखा, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था, व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, तब मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा जो कि स्ट्रीट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ही एक्सप्रेस्ड देन का मतलब उसके पहले कुछ बात हो चुकी होगी इसीलिए देन आया। ही एक्सप्रेस्ड मतलब किसी के व्यक्ति के बारे में बात हो रही है इसीलिए उसको प्रोनाउन उसके बारे में यूज किया गया। तो इसका मतलब कि हमारी शुरुआत किससे हो रही है? बी से। तो जब आपने बी पकड़ लिया कि हाँ बी से ही शुरुआत हो रही है तो देखिए और कोई भी ऑप्शन बी से शुरुआत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस समय बी पे आंसर लगा दीजिए, लेकिन आपने बाकी चीजें एलिमिनेट करके इसके ऊपर कंसंट्रेट कर दिया। अगला ऑप्शन है डी। तो यानी कि मैं जब मार्केट जा रहा था तो मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा जो कि सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। अब डी में क्या कहता है? आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, मैं ब्लाइंड मैन की तरफ बढ़ा। ठीक है, उसके बाद देन आई टुक हिम बाई हैंड, तब मैंने उसको हाथ से पकड़ा ब्लाइंड मैन को और उस अंधे व्यक्ति को और उसको लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, और मैंने उसको स्ट्रीट क्रॉस करा दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद he expressed his gratitude with folded hands, उसने क्या किया? उसने फोल्डेड हैंड मतलब अपने हाथ जोड़े और ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस किया। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता या आप कह सकते हैं आभार। तो जब मैंने उसको अपनी सड़क पार करा दी हाथ पकड़ के तो उसने जोड़े हुए हाथों से फोल्डेड हैंड से ग्रेटिट्यूड अपना आभार व्यक्त किया। तो बिल्कुल सही सेंटेंस, लॉजिकल फ्लो सेंटेंस का बिल्कुल सही बैठ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मार्केट जा रहा था, मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा, मैंने मैं उसके पास गया, आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, मैं ब्लाइंड मैन के पास गया, मैंने उसको हाथ से पकड़ा और उसको स्ट्रीट क्रॉस कराई, और उसके बाद सी उसने मुझे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया विद फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़ के उसने मेरे प्रति आभार व्यक्त किया। बिल्कुल सही बात है। तो बी डी ए सी दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली पूछा गया था पेपर में। ये कितने आराम से बन रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिस इन्वेंशन हैज हेल्प्ड अस, विच इन्वेंशन? किसी न किसी इन्वेंशन की बात हो रही होगी तभी तो यहाँ दिस इन्वेंशन आया है, इस इन्वेंशन ने, इस आविष्कार ने। तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं कह रहा हूँ हमेशा इसको पॉज करिए, अपने आप बनाने की कोशिश करिए, गलत बन रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद वापस आइए, देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। अब अगर हमने इन 4 सेंटेंसेस को पढ़ा तो हमने ये देखा कि इट्स यूज, किसी चीज की यूज के बारे में बात हो रही है, नहीं डी भी नहीं हो सकता। दिस इन्वेंशन, किसी इन्वेंशन के बारे में बात हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? बी और सी। पेंसिलिन इज वन ऑफ द, तो ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि किसी चीज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका इंट्रोडक्शन? पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है, एक दवाई होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग मैन हैज इन्वेंटेड। पेंसिलिन जो है मनुष्य द्वारा आविष्कार की गई बहुत सी दवाइयों में से प्रमुख है। अच्छा, उसके बाद इट्स यूज, बी के बाद इट्स यूज इन द बिगिनिंग दिस। अब यहां हमने बात करी इन्वेंशन की, अब देखिए दिस इन्वेंशन, किस इन्वेंशन की बात? किसकी इन्वेंशन? पेंसिलिन की इन्वेंशन, क्योंकि यहां हमने इन्वेंशन की बात करी तो सीधे बी के बाद ए लिंक हो गया। दिस इन्वेंशन हैज हेल्प्ड अस, इस आविष्कार ने हमें हेल्प किया है टू हील वुंड्स कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, यानी इस इन्वेंशन ने हमें हमारी मदद करी है बैक्टीरिया के द्वारा जो वुंड्स मतलब घाव, जो घाव होते हैं उनको हील करने में। ठीक है, यानी कि उनको
उसका उपचार करने में, उसको ठीक करने में जो घाव होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, इस पेनिसिलिन के इन्वेंशन ने हमारी मदद करी है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये पहला है और यहाँ इन्वेंटेड की बात हुई है और यहाँ इन्वेंशन की बात हुई है, दिस इन्वेंशन, तो ये सेकेंड हो गया। ठीक। इन द बिगिनिंग हाउ एवर वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी, इट्स यूज, किसका यूज, इस इन्वेंशन यानी जो पेनिसिलिन की बात हो रही है ना उसी का यूज। तो इट्स यूज हैज सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। तो जो पेनिसिलिन का यूज है उसने हजारों, सैकड़ों और हजारों सोल्जर, सैनिकों की जान बचाने का काम किया है। इट्स यूज, पेनिसिलिन के यूज में, तो अगर आप इट्स यूज देख रहे हैं तो आप तुरंत लिंक कर लेंगे कि इट्स यूज की बात जो है पेनिसिलिन की हो रही है। तो इसका मतलब हमारा ये पोर्शन थर्ड हो गया। इन द बिगिनिंग, अब ये तीन हो गए तो ऑफ कोर्स हमारे पास सी बचा, तो वही लास्ट होगा। इन द बिगिनिंग हाउएवर, यद्यपि शुरुआत में, वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी, बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके आविष्कार और इसके प्रयोग के बारे में, इट्स यूज, इसके प्रयोग के बारे में जाना था। तो ये हमारा क्या हो गया, तो फर्स्ट बी, देन ए, देन डी, देन सी। तो फोर्थ हमारा आंसर हो गया बी ए डी सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा लंबा भी क्वेश्चन है करेंगे सॉल्व। तो फिर मैं ये वही सब सेम आपसे बात कह रहा हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिए 2 मिनट 1 मिनट के लिए और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके बाद आइए इसके ऊपर देखिए कि आपका सही है या नहीं जो आपने बनाया है। ठीक, चलिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो जितनी सेंटेंसेस को पढ़ने से लग रहा है वो ये लग रहा है कि ओलिव ट्री और फिग ट्री, इन दोनों की शुरुआत सेंटेंस नंबर डी से हो रही है। ठीक है, ओलिव ट्री और फिग ट्री। ठीक, ओलिव ट्री कौन सा ट्री होता है, ओलिव ट्री हमें मालूम है ना, जैसे जैतून जिसका तेल बनता है ना जैतून का, ये जैतून का ट्री होता है, हम लोग उसको जैतून बोलते हैं, ओलिव ट्री। ओलिव ट्री रिडिक्यूल्ड द फिग ट्री। फिग ट्री कौन सा होता है, फिग ट्री होता है अंजीर का पेड़। तो अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, द ओलिव ट्री रिडिक्यूल्ड द फिग ट्री। तो दो ट्री हैं, ये है ओलिव ट्री और ये है फिग ट्री। रिडिक्यूल मतलब होता है उपहास उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक ओलिव ट्री ने एक फिग ट्री का मजाक उड़ाया, यानी कि एक जैतून के पेड़ ने एक अंजीर का पेड़ का मजाक उड़ाया। बिकॉज वाइल शी वॉज ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड द फिग ट्री चेंज्ड इट्स लीव्स विद द सीजन। वो ये ओलिव ट्री इसलिए मजाक उड़ा रहा है, ये कह रहा है कि पूरे साल मैं तो हरा भरा रहता हूँ लेकिन तुम समय के अनुसार जो है अपनी पत्तियां खो देते हो। जैसे समय बदलता है तुम्हारी पत्तियां झड़ जाती हैं और तुम्हारे यहाँ से पत्तियां जो भी हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसका उपहास उड़ा रहा है। अच्छा, उसके बाद अगला सीक्वेंस देखते हैं। अगला सीक्वेंस हमारा बन रहा है बी। सेंटेंस की शुरुआत हुई डी से। अब जब डी से शुरुआत हुई सेंटेंस की और आप कंफर्म होगा तो एक तो एलिमिनेट हो गया ये और एक एलिमिनेट हो गया ये, अब बचा सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें तो इसके बाद बात हो रही है बी की। बी में क्या कह रहा है, अ शावर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम। दोनों के ऊपर एक बर्फबारी हुई, बर्फ का शावर हुआ यानी बर्फ की बौछार हुई। एंड फाइंडिंग द ओलिव फुल ऑफ फ्लॉइज। जो ओलिव ट्री था यानी कि जो जैतून का तेल था, दैट वाज फुल ऑफ फॉलियाज। फॉलियाज मतलब होता है जैसे पत्तों से भरी हुई कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं फॉलियाज। ठीक है, पत्तों से भरा हुआ। ओलिव ट्री को जो स्नो की बरसात हुई या स्नो का शावर हुआ या स्नो का जो बर्फ की जो बौछार हुई दोनों पेड़ों के ऊपर, तो चूंकि ये पत्तों से पूरा भरा हुआ था, इट सेटल्ड अपॉन इट्स ब्रांचेस। उसकी जो टहनियां थी, ब्रांचेस थी, उसके ऊपर सारी बर्फ जाके सेटल हो गई यानी जम गई। ठीक, अच्छा, तो यानी कि हमें ये मालूम पड़ गया कि सबसे पहले हमारा ऑप्शन है ये
1 और अगला ऑप्शन है बी। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया डी के बाद बी है, लेकिन मैं जैसे कहता हूँ एटलीस्ट शुरुआत में आप पूरे के पूरे सब चारों ऑप्शन को पढ़िए, वेरीफाई करिए और तब आगे बढ़िए। बाकी जब आपने 150 लगा लिए PQRS तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस खुद ही हो जाएगी। फिर आप देखिए कि अगर मैं अभी छोड़ देता हूँ तो वो बाद में गलत निकलता है कि नहीं, फिर आपका कॉन्फिडेंस खुद डेवलप हो जाएगा। चलिए, तो यानी कि एक ओलिव ट्री ने एक फिग ट्री को का उपहास उड़ाया कि मैं तो हमेशा हरा भरा रहता हूँ और तुम्हारे पत्ते जो है वो समय के अनुसार खाली हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक बर्फ की बौछार आई दोनों के ऊपर और ये कह रहे हैं ओलिव ट्री जो कि पत्तों से हरा भरा था, फुल ऑफ फॉलियाज था, तो इसलिए उसके टहनियों में जाके बर्फ गिर गई या बर्फ जमा हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम ए पे। ए क्या कह रहा है, एट लेंथ द ओलिव ट्रीज ब्रांचेस ब्रोक विद द स्नोज वेट। तो जो ओलिव ट्री की ब्रांचेस थी यानी जो टहनियां थी ओलिव ट्री की, वो स्नो के वेट से, जो भी बर्फ का भार था उससे उसकी ब्रांचेस टूट गई, ब्रोक हो गई, मतलब ब्रांचेस ब्रोक। ठीक है, एट वंस डिस्पॉइलिंग ऑल ऑफ इट डिस्पॉइलिंग इट ऑफ इट्स ब्यूटी। ब्यूटी मतलब उसकी सुंदरता पेड़ की, और डिस्पॉइलिंग मतलब होता है उसका विनाश करना, किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, तो यानी इसकी जो सुंदरता थी ओलिव ट्री की, इस वाले ट्री की जो उपहास उड़ा रहा था, उसकी सुंदरता सारी खत्म हो गई। एंड किलिंग द ट्री, सारी टहनियां उसकी गिर गई, ब्रोक हो गई, उसकी सुंदरता सारी खराब हो गई और जो पेड़ था वो ऑफ कोर्स मर गया। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया डी, फिर हो गया बी, फिर नेक्स्ट हो गया ए यानी कि 3, और अगला अब हमारा क्या बचा, सी। फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स, जब बर्फ फिग ट्री के ऊपर गिरी यानी अंजीर के पेड़ के ऊपर गिरी, द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड। जो स्नो थी वो इसकी ब्रांचेस, इसकी जो टहनियां थी उनसे होते हुए जमीन पे चली गई, क्योंकि उसके अंदर पत्ते नहीं थे बिल्कुल भी, केवल टहनियां थी, तो उनकी टहनी से होते हुए जमीन पे चली गई। एंड डिड नॉट इंजर इट एट ऑल। इंजर मतलब क्या होता है, घायल करना। और जो बर्फ थी वो टहनियों के से होते हुए जमीन पे चली गई, जिससे फिग ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिग ट्री घायल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसका उपहास उड़ा रहा था, इसके ऊपर बर्फ गिरी, इसकी फॉलियाज में यानी कि इसके पत्तों से जो भरा हुआ था उसके ऊपर जमा हो गई, और उसके बाद इसकी ब्रांचेस टूट गई और इसकी सुंदरता नष्ट हो गई और ये पेड़ मर गया। जबकि इस पेड़ में चूंकि पत्ते नहीं थे तो इसलिए बर्फ इसकी टहनियों से होते हुए जमीन। तो चाहे सेंटेंस देखने में थोड़ा से लंबे लग रहे हैं, बट देखिए अगर हमने लॉजिकल फ्लो देख लिया, ठीक है, तो हमें समझ में बात आ गई कि सेंटेंस हमारा कैसे बनना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी बी ए सी। तो दिस इज द आंसर, करेक्ट। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ, मैं भी पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसको बना के देखिए इस सेंटेंस को कि आपसे कैसे बन रहा है ये। और इजी है ये, बिल्कुल देखने में इजी लग रहा है। चलिए, आशा है आपने बना लिया होगा इसको। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग इसको। अब जैसे शुरू में व्हेन ही रीच्ड, कौन रीच हुआ, किसी न किसी की बात हो रही होगी। डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड, ही का मतलब प्रोनाउन कहीं ना कहीं नाउन को बता रहा होगा। अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, एक व्यक्ति अपने घर से दूर गया। तो मेन आइडिया, सेंटेंस की शुरुआत यहीं से हो गई। ठीक है, जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है, या हमको जिसको बोलते हैं सीन को स्टैब्लिश करना, किसी एक सीन के बारे में बता रहा है ना, एक किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, उसका जो टोन है या उसकी जो सीन है उसको यहाँ सेट हो गया। ये एक व्यक्ति अपने घर से दूर गया, ठीक है,
उसके बाद वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली, एक दिन उसने अपनी फैमिली को एक पत्र लिखा, बट कुड नॉट फाइंड एनी वन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन, परंतु उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके उस लेटर को उसके शहर ले जा सके। तो यानी कि पहला हमारा बी हो गया और दूसरा हो गया डी। ठीक, तो जब कोई उसको व्यक्ति लेटर ले जाने के लिए नहीं मिला, जब उसने लेटर अपनी फैमिली को लिखा, डिसअपॉइंटेड, निराश होके, ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि ये पत्र लेके मैं खुद ही अपने घर जाता हूँ। तो ये हो गया हमारा थर्ड। When he reached his town, जब वो अपने टाउन अपने शहर पहुंचा, he went to his house, वो अपने घर गया, and knocked at the door, उसने उस दरवाजे पे नॉक किया। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ। ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, एक बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस हमारा बन गया। तो क्या हो गया, बी देन डी देन सी देन ए, बी डी सी ए, तो बी डी सी ए ये है हमारा इसमें, दिस इज द आंसर। ठीक, चलिए ये भी हमारा CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी देखते हैं। तो एक मिनट के लिए पॉज करके आप इसको पहले तो सेंटेंस को बनाइए, देखिए क्या है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कैसे क्या कर रहे हैं, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दिस एनुअल इवेंट, ये भी नहीं हो सकता। दिस एनुअल इवेंट का मतलब किसी तो एनुअल इवेंट की बात कर रहे हैं, उस एनुअल इवेंट के बारे में पहले बताया होगा। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, किसी चीज़ के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, उसका भी पहले ना कहीं जिक्र हुआ होगा। तो यहाँ से ये शुरुआत है, इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसे क्या कहते हैं, विश्व बाघ दिवस, वॉज इनिशिएटेड इन 2010, विश्व बाघ दिवस की शुरुआत 2010 में हुई थी। कहाँ हुई थी, एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। सेंट पीटर्सबर्ग एक शहर है रशिया में, और उसके अंदर एक टाइगर समिट हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में। टाइगर समिट मतलब जो बाघ का, समिट का मतलब क्या होता है, शिखर सम्मेलन हम बोलते हैं हिंदी में, शिखर सम्मेलन। तो इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस की शुरुआत 2010 में हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग विश्व बाघ सम्मेलन में। ठीक है, चलिए अच्छा, तो सी के बाद अब हमारा क्या कह रहे हैं ये कि अब ये एक इवेंट के बारे में बताया, इस शिखर सम्मेलन के बारे में बताया। अब ये देखिए कह रहे हैं दिस एनुअल इवेंट, ये वार्षिक जो इवेंट है ये ऑब्जर्व की जाती है 29 जुलाई को हर साल। एनुअल इवेंट मतलब वार्षिक जो ये घटना है या ये जो वार्षिक सम्मेलन है, ये 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, 29 जुलाई को ये रखा जाता है। एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, जो टाइगर का बचाव है, जिसको हम कंजर्वेशन को संरक्षण बोलते हैं, जो बाघ का संरक्षण है उसके लिए क्रिएट अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाने के लिए ये एनुअल इवेंट 29 जुलाई को की जाती है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई कि ये हमारा फर्स्ट हो गया, और दिस इवेंट, दिस एनुअल इवेंट, कौन सा एनुअल इवेंट, इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस की बात की जा रही है, उसको रिलेट कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये जो दिस एनुअल इवेंट की बात हो रही है ना, तो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि ये वाला जो है ना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो इट्स प्राइमरी, इसका मुख्य उद्देश्य इज टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर। इसका किसका जो एनुअल इवेंट हुई है उसका जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है, टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, प्राकृतिक आवास। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हैबिटेट मतलब आवास ऑफ द बाघ, जो बाघ का प्राकृतिक आवास है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, वही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो हमारा अब हमें बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये हमारा फर्स्ट है सी, डी हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। तो सी डी बी, अब सी डी बी देखिए इसमें है, वैसे तो पहले भी कर सकते थे लेकिन अब जो ए बचा वो फाइनली यही होगा। ये क्या कह रहा है, ये हमें एडिशनल डिटेल दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए
बात हमें यहीं तक समझ में आ गई, लेकिन एडिशनल डिटेल एक नया लंबा सेंटेंस बना दिया जिससे आप उसको पढ़ें, आपका टाइम वेस्ट हो और आप कंफ्यूज हो। ठीक है। वाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, जबकि भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 75% बाघ है उसके पास। द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज़ ऑल्सो नोन, विश्व बाघ दिवस जिसको जिस तरीके से जाना जाता है, सीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द कंट्री, इस देश में ये अवेयरनेस इवेंट, जागरूकता के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज की जाती हैं, एज वेल एज इन नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल, और उसके जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और नेपाल, वहाँ पर भी ये जो इवेंट है, ये विश्व बाघ दिवस ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, आशा ही आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए। अच्छा, ये क्या कह रहा है, तो इसको भी आप 1 मिनट के लिए रोक के पढ़ लीजिए। रोक के पढ़ने के बाद फिर आप आइए और देखिए। सबसे पहले इसमें क्या करिए, आप मेन आइडिया किसको बोलते हैं, जिसका किसी चीज़ से लिंक ना हो, यानी उसका प्रीवियस किसी सेंटेंस से लिंक ना हो। इसमें ऐसा कोई बोल रहा है, एक्सीलेंटली वेल शेड सी, उसने बोला बहुत अच्छा, तो यानी कि प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। ऑफ ही वेंट, उसके बाद वो गया, तो ये भी किसी ने ही अगर प्रोनाउन आ गया। आफ्टर अ वाइल ही पेड, ये फिर किसी चीज़ के बारे में प्रोनाउन बात कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप बी सेंटेंस में देखें, अ मैन हु हैड 2 डॉटर्स, एक व्यक्ति जिसकी 2 बेटियां थी, मैरिड वन टू अ गार्डनर, उसने एक की शादी एक गार्डनर से हुई, मतलब माली से हुई, एंड द अदर टू अ पॉटर, और दूसरे की शादी पॉटर से हुई, मतलब कुम्हार से हुई। एक व्यक्ति की 2 बेटियां थी, उसमें से एक की शादी गार्डनर से हुई, माली से हुई, और दूसरे की शादी एक कुम्हार से हुई। चलिए ठीक है, तो यानी ये हमारा सेंटेंस फर्स्ट हो गया। तो अब सबसे बड़ी बात, बी से शुरुआत हो रही है और हमें कंफर्म है, तो या तो ये सही है या ये सही है। अब अगर हम देखें, आफ्टर अ वाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर्स होम, कुछ समय बाद, मतलब शादी होने के कुछ समय बाद उसने गार्डनर जो था, जो जिस बेटी की शादी गार्डनर से हुई थी, माली से हुई थी, उसके घर गया वो। ही पेड अ विजिट मतलब उसके घर पहुंचा। एंड आस्क्ड हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से पूछा, हाउ शी वॉज, वो कैसी है, एंड हाउ इट फेयर्ड विद हर, और उसके साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। तो उसने अपनी बेटी से उसका हालचाल पूछा, हाउ शी वॉज, वो कैसी है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा हुआ सेड शी एक्सीलेंटली वेल, तो किसी उसके पिताजी ने उससे पूछा आप कैसी हो, तो उसने बोला एक्सीलेंटली वेल, बहुत अच्छी हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डी के बाद ए आ गया, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि कोई पूछ रहा है तुम कैसे हो और उसकी बेटी जवाब दे रही है कि मैं बहुत अच्छी हूं। ठीक है, चलिए। तो वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, हमारे पास सब कुछ है जो हम चाहते हैं। आई हैव बट वन प्रेयर, मेरे पास केवल एक प्रार्थना है, दैट वी मे हैव अ हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर आवर प्लांट्स, कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा पानी की बरसात हो जाए, हैवी स्टॉर्म ऑफ वाटर टू वाटर आवर प्लांट, ताकि हमारे पौधों को पानी मिल जाए। क्योंकि वो एक गार्डनर की वाइफ थी, तो वो चाहती थी कि जो उसके पौधे हैं वो उनको पानी मिल जाए। तो वो कह रही है मेरी एक ही प्रार्थना है कि खूब तेज बरसात हो जिससे हमारे पौधों को पानी मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो यानी हमारा सबसे पहला क्या था, ये फर्स्ट, सेकंड क्या था डी, इसके बाद क्या था ये थर्ड, और उसके बाद अब आखिरी बचा ऑफ ही वेंट टू द पॉटर्स। अब जो कुम्हार की, जिससे कुम्हार से शादी हुई थी जिस बेटी से, उसके घर गया एंड आस्क्ड हिज अदर डॉटर, अपनी उस बेटी से पूछा कि हाउ मैटर्स वर विद हर। अब उसने उससे पूछा कि तुम्हारे कैसे हाल चाल हैं। ठीक है, तो बी डी ए, उसके बाद लास्ट सी, बी डी ए सी, ये वाला देखिए, दिस इज द आंसर। ठीक है, कितने आराम से, कितने धीरे धीरे हमने पढ़ते हुए बना लिया, और हमने ध्यान रखा सबसे पहले हमने मेन आइडिया हम खोजते हैं, उसके बाद हम लॉजिकल फ्लो खोजते हैं। जैसे हमने यहाँ देखिए लॉजिकल फ्लो खोज लिया कि कैसी हो बेटी, एक्सीलेंटली वेल सेड सी, तो हम समझ में आ गया डी के बाद आना है, तो ऐसे ही बन जाते हैं। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा,
इसको फिर आप 1 मिनट लीजिए और पढ़िए, ठीक है। When we got near, किसके किसके पास गए हम? We saw in the distance a great column, okay. We wondered, हम आश्चर्यचकित हुए. If it came, it मतलब क्या came? कहीं ना कहीं पहले होगा. तो we saw in the distance a great column of smoke. हमने बहुत दूर से एक स्मोक का, धुएं का गुबार देखा. तो धुआं जब कहीं होता है तो ऐसे होता है ना, गुबार कॉलम की तरीके से हो जाता है वो, ठीक है. तो हमने बहुत दूर से एक धुएं का कॉलम देखा. अच्छा, जब हमने कॉलम देखा तो कॉलम के बाद क्या होंगे? सबसे पहले हम आश्चर्यचकित होंगे कि भाई धुआं आ कहां से रहा है. तो वी वंडर्ड, हम आश्चर्यचकित हुए. इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी, कि क्या किसी ये चिमनी से आ रहा है या किसी जलते हुए घर से आ रहा है. तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ठीक. जब हमने धुआं देखा, फिर हम आश्चर्यचकित हुए, फिर हम क्या करेंगे? व्हेन वी गॉट नियर, जब हम उसके पास पहुंचे, वी सॉ इट वॉज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग. तो हमने ये देखा कि ये जो स्टीम मतलब भाप, ये जो भाप थी ये किसी हॉट स्प्रिंग, हॉट मतलब गर्म और स्प्रिंग मतलब झरना, ये किसी गर्म झरने से निकल रही थी, ये जो स्टीम भाप थी, ठीक है. तो ये हो गया थर्ड. उसके बाद वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर. तो हमने सोचा कि हम उस गर्म पानी में नहा लें, ठीक है. ये हो गया फोर्थ. तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया? बी, फिर सी, फिर ए और लास्ट में डी. अब देखिए बी सी ए डी, ये वाला ऑप्शन कितने इजीली बन गया हमसे, बहुत आसान थे. और ये भी सब जैसे मैंने बताया, मैंने कोई भी अपने मन से नहीं बनाए हैं, ये सब एसएससी सीजीएल में रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, पिछले कुछ सालों में, ठीक है. चलिए आखिरी करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10. आज हम 10 करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब इसको हम कुछ ना कुछ मतलब इसके बाद कोई और टॉपिक लें, फिर ये हम PQRS वगैरह करते रहें, ठीक है. चलिए लीजिए अब 1 मिनट का समय और पढ़िए इसको. धीरे धीरे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सबसे पहले आइए इसमें मेन आइडिया खोजते हैं. बट द ईगल इन रैथ, बट का मतलब कोई और बात हो रही होगी और उसके ऑपोजिट बात हो रही है, इसलिए बट है. द बीटल देयरफॉर आ गया, इसलिए इसका मतलब इसके पहले कहीं है, तो ये ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता. व्हेन द ईगल फ्लू अवे द, अच्छा, अ हेयर बीइंग परस्यू, ये समझ में आ रहा है बात कि ये बिल्कुल ए हेयर, हेयर मतलब खरगोश. तो ये किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी किसी चीज का मेन, किसी सीन को सेट कर रहे हैं ये, ठीक है. तो ये बिल्कुल सही लग रहा है. ए हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल, एक खरगोश जो कि जिसका पीछा किया जा रहा था एक ईगल. ईगल समझते हैं ना आप, गिद्ध हम जिसको बोलते हैं, या हम बोलते हैं चील बोलते हैं, ठीक है. एक खरगोश जिसका पीछा एक चील द्वारा किया जा रहा था. टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ अ बीटल whom he begged to save him. तो एक खरगोश जिसका पीछा एक गिद्ध द्वारा किया जा रहा था, उसने रिफ्यूज मतलब होता है शरण लेना. रिफ्यूज मतलब क्या होता है? शरण लेना. उसने शरण ली किसकी? इन द टू द नेस्ट ऑफ अ बीटल. बीटल भी एक कीड़ा होता है, उड़ने वाला कीड़ा, छोटा कीड़ा होता है जो उड़ता है, ठीक है ना. तो नेस्ट मतलब होता है घोंसला. उसने एक उड़ने वाले कीड़े के घोंसले में शरण ली. whom he begged to save him. begged मतलब होता है प्रार्थना करना, भीख मांगना. उसने उससे उसको बचाने की, उसकी जान की भीख मांगी कि मुझे बचा लो, ठीक है. चलिए, अच्छा, तो यानी कि हमारा जो शुरुआत हो गई वो किससे हो गई? डी से हो गई. तो यानी कि या तो ये सही है या ये सही है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, उसके बाद क्या है? अब आगे देखिए, जब उसने भीख की, जब खरगोश ने उस बीटल, उस कीड़े के घोंसले में शरण ली और उससे भीख मांगी, तो द बीटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल. तो जो बीटल था, जो वो जो कीड़ा था, उसने बीच बचाव, इंटरसीडेड का मतलब होता है बीच बचाव करना. उसने ईगल, गिद्ध के साथ बीच बचाव करने की कोशिश करी, ठीक है. बेगिंग ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लायंट. उसने कहा
कि ये जो सप्लायंट है, सप्लायंट का मतलब होता है जो प्रार्थना करता है, जो याचना करता है, उसको सप्लायंट बोलते हैं। तो उसने कहा, उसने उससे मतलब बेग किया, उससे प्रार्थना करी कि ये जो बेचारा जो बेचारा याचना करने वाला जानवर है या चीज़ है, उसको ना मारे, नॉट टू किल, मतलब उसको ना मारे। एंड प्लीडेड हिम नॉट टू किल सो स्मॉल एन एनिमल, और उससे उसने प्रार्थना करी कि इतने छोटे से जानवर को ना मारे। ठीक है, ये किसने कहा? बीटल ने। तो ये बिल्कुल बात समझ में आ गई कि इसने इससे प्रार्थना करी, खरगोश ने एक बीटल से प्रार्थना करी, शरण ली, और बीटल जो है वो बीच बचाव करने के लिए एक ईगल के पास पहुंचा, गिद्ध के पास पहुंचा। यानी कि ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, अच्छा, तो बट द ईगल, तो मतलब जब इसने प्रार्थना करी, बीच बचाव किया, तो उसके बाद आ गया लेकिन। बट द ईगल, लेकिन गिद्ध ने, इन रैथ, रैथ का मतलब होता है गुस्से में, प्रकोप, रैथ को प्रकोप भी बोलते हैं, गुस्सा भी बोलते हैं। गेव द बीटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग, उसने गुस्से में अपने पंख फड़फड़ा दिए बीटल के ऊपर। ए फ्लैप ऑफ हिज विंग मतलब उसने अपने जो पंख हैं उसकी एक फड़फड़ाहट बीटल को दी, उस बीटल कीड़े को अपने विंग की एक फड़फड़ाहट दी। ठीक है, एंड स्ट्रेट अवे सीज्ड अपॉन द हेयर, और उसने झपट्टा मारा खरगोश पे। एंड डिवोर्ड हिम, डिवोर्ड का मतलब क्या होता है? डिवोर्ड का मतलब होता है निगलना, और उसने खरगोश को निगल लिया। ठीक है, बट लेकिन ईगल ने गुस्से में बीटल को अपने पंख की एक फड़फड़ाहट दी और सीधे स्ट्रेट अवे मतलब सीधे, सीज्ड अपॉन द हेयर मतलब हेयर पर अपना एक झपट्टा मारा, उसको कब्जे में लिया, एंड डिवोर्ड हिम, और उसको निकल गया। तो हमारा थर्ड क्या हो गया? ये ए। When the eagle flew, और जब ईगल उसको लेके उड़ गया, द बीटल फ्लू ही आफ्टर हिम, जो वो बीटल कीड़ा था वो भी उसके पीछे पीछे उड़ा गिद्ध के। टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वॉज, ये जानने के लिए कि उसका घोंसला कहाँ है, यानी कहाँ जा रहा है वो गिद्ध। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। तो पहला हो गया डी, फिर हो गया ए, फिर हो गया बी, और फिर हो गया सी। तो डी बी ए सी, डी बी ए सी ये वाला आंसर है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो आज हमने, आप देखिए कि टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जल्दी से एक छोटी सी समरी कर लेते हैं। हमने पहले समझा कि PQRS पैरा जम्बल्ड होता क्या है। पैरा जम्बल्ड जो है वो अरेंजमेंट और ऑर्डरिंग ऑफ क्वेश्चंस होता है। उसके बाद हमने एक स्ट्रेटजी समझी क्या, कि सबसे पहले आप सेंटेंस को केयरफुली पढ़ें, उसके बाद उसका मेन आइडिया समझने की कोशिश करें, और मेन आइडिया जो है आपको जो टोन होती है उसको सेट करता है, टॉपिक बताता है या मेन आइडिया बताता है। उसके बाद आप कनेक्टिंग वर्ड को देखें, हाउ एवर, मोर ओवर, सो दैट, देयर फोर, बिकॉज, ताकि, हालांकि, इसके अलावा, इसलिए, इस तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसका एक क्रम समझने की कोशिश करें, फिर आप सपोर्टिंग डिटेल्स देखें। उसके बाद जो कोई इरेलेवेंट ऑप्शन आ रहा है, अप्रासंगिक विकल्प आ रहा है, उसको हटा दीजिए। फिर एक लॉजिकल सीक्वेंस आप बनाने की कोशिश करिए, और लास्ट में अपने आंसर को वेरीफाई करिए। ठीक है, लेकिन ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं कि आप स्ट्रेटजी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो PQRS क्वेश्चन बनाने का 2 ही तरीका है। पहले आप जितना ज़्यादा रीड कर सकते हैं वो रीड करिए इंग्लिश। नंबर 2, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं PQRS उतने प्रैक्टिस करिए और आपके आराम से बनने लगेंगे। ठीक है, PQRS प्रश्नों में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के पैराग्राफ से खुद को परिचित करने और अपने कौशल में सुधार करने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट के विभिन्न पैराग्राफ को हल करने का प्रयास करें। साफ साफ मैंने लिख दिया है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 के 10 क्वेश्चन हमारे CGL में आए हुए क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए।
ठीक, तो आशा है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अब आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि अब आपको 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और मेरे पढ़ाने का ढंग, मेरा PQRS आपको सॉल्व कराने का ढंग आपको पसंद आया होगा। जैसे मैंने पहले कहा, मैं अभी ये जो चैनल है ये मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया है जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, जो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े हुए हैं। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ, किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है। उस दिन कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाते समय भी हमने बहुत टाइम लिया, आज PQRS में भी देखिए हमने काफ़ी टाइम लिया। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे हम लोग वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट और ग्रामर, सब चीज़ों पे धीरे धीरे काम करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इस चैनल से अब धीरे धीरे कुछ सीख रहे होंगे और आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो व्यूज़ तो ठीक है आ रहे हैं, बट मैंने देखा लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल। तो कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अभी कुछ और दिन वेट करना चाहते हैं, आपको लगता है पहले देखूं तो 8, 10, 15 वीडियो उसके बाद करूँगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका मन करे तब सब्सक्राइब करिए। अगर ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।